जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आप सबकी इंग्लिश की क्लास आज से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि हमारे अतीक सर द्वारा दी जाएगी आपको। वो क्लास आप डेली अटेंड करना, और वो भी हर एक बच्चा, मतलब कक्षा से 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, मतलब 6 से लेकर 12 तक का बच्चा, कोई भी बच्चा वो क्लास अटेंड कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी अभी। तो वहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी, और धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप मतलब क्लास डेली लेना। ठीक है, चलो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमने लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था दहन अभिक्रिया। कुछ क्वेश्चन भी किए थे, कॉपर सल्फेट के विलयन वाला किया था। आयरन जो था कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रहा था, मतलब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, सीधी सी बात है। और पिछले टॉपिक में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया, अपघटन उपचयन और अपचयन अभिक्रिया पढ़ी थी ना। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारे कुछ टॉपिक बचे थे, बस उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आज क्या होगा, हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है संक्षारण और विकृत गंधिता। तो संक्षारण, सबसे पहली बात तो संक्षारण होता क्या है। संक्षारण होता है किसी भी धातु, कोई भी धातु हो, और वो धातु क्या हो जाए, एक ऐसी अवस्था में आ जाए जब वो धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ बढ़े, मतलब क्या, धीरे धीरे वो खत्म होने लगे। वहां पे वो कौन सी अवस्था होती है, संक्षारण होती है। क्या होता है, संक्षारण होता है। तो समझते हैं हम संक्षारण क्या होता है। लिखते हैं यहाँ पे संक्षारण। क्या लिखते हैं, संक्षारण लिखते हैं। और संक्षारण होता क्या है, क्या होता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण जब कोई वस्तु, क्या होता है, जब कोई वस्तु या जब कोई धातु क्या होती है, नमी या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। जब कोई धातु नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है या खत्म होने लगती है ना। तो लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, जब कोई धातु, क्या लिखेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास, क्या होगा, अपने आसपास, धातु के आसपास क्या होगी, नमी होगी या आर्द्रता होगी, मतलब नमी या हवा बोल सकते हैं। हवा में भी क्या होती है, ऑक्सीजन में भी नमी होती है ना। आसपास नमी, और क्या हो सकती है, आर्द्रता, क्या हो सकती है, आर्द्रता हो सकती है। नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाए, आदि के संपर्क में आए, आदि के संपर्क में आए, और फिर क्या हो, धीरे धीरे वो वस्तु संक्षारित होने लगे। क्या हो, आए, फिर क्या हो, फिर या तब वह धातु क्या होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। क्या होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। संक्षारित होने लगती है। अभी हमने बताया संक्षारण क्या होता है। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ बढ़ती है ना, तो वो धातु क्या होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहेंगे, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब देखो क्या होता है संक्षारण। हमने अभी बताया कि संक्षारण कोई भी धातु कैसे आएगी, नमी या आर्द्रता। नमी क्या होती है पता है, हाँ, नमी या फिर आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाए और क्या होने लगे, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ने लगे, उसे ही क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं संक्षारण का। उदाहरण क्या होगा, एक धातु लेते हैं, धातु क्या होगी, लोहा ले लेते हैं, आयरन है धातु, और यही धातु जो आयरन है वो आ गई ऑक्सीजन के संपर्क में।
या फिर पानी के संपर्क में, है ना। क्या होती है? ऑक्सीजन के संपर्क में या फिर पानी के संपर्क में। ये धातु आयरन है, लोहा है, और यही लोहा क्या होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में या फिर पानी के संपर्क में आ जाता है तो ये धीरे धीरे क्या होने लगता है? संचारित होने लगता है। क्या होने लगता है? संचारित होने लगता है। और संचारित लोहा अगर संचारित होगा तो उसमें जंग लगेगी ना। क्या लगेगी? जंग। अब लोहा है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में कैसे आएगा? आयरन है यहाँ पे, क्या है? आयरन, लोहा। इसकी संयोजकता, आयरन की संयोजकता क्या होती है? आयरन की संयोजकता +3 होती है। कितनी होती है? +3। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की -2। अब हमने बताया था ये क्या करेंगे, कोई एक यौगिक बनाएंगे, कोई पदार्थ बनाएंगे, तो पदार्थ बनाने के लिए क्या करेंगे? अपनी संयोजकता एक्सचेंज करेंगे, करेंगे ना। देखो क्या बना यहाँ पे, बन गया Fe2। इसकी संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता किसके पास आई? आयरन के पास। तो क्या बन गया? Fe2। ऑक्सीजन के पास किसकी आएगी? आयरन की। तो क्या बन जाएगा? O3। ये क्या लिखा? Fe2O3। क्या बनेगा? Fe2O3। ये क्या है? बन गया, जो लिख देते हैं Fe2O3, है ना। चलो इसके आगे देखते हैं। तो क्या बना था? Fe2O3। क्या है ये? Fe2O3। जब कोई भी आयरन, जब लोहा किसके संपर्क में है? ऑक्सीजन के संपर्क में, क्या बन गया? Fe2O3। लेकिन क्या था यहाँ पे? जल की भी तो मात्रा हमने ली थी ना, और जल की मात्रा कितनी थी पता नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? .XH2O। ये जो है ये काहे का सूत्र है? अभी देखो क्या हुआ, आयरन लोहे में क्या लगा? ऑक्सीजन के, लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आया और जल के संपर्क में, तो अब लोहा ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने से क्या बन गया? बना लिया इसने, यहाँ पे ये क्या हो गया? लोहा संचारित हो गया। क्या हो गया? लोहा संचारित हो गया। और यही जो लोहा संचारित हुआ है, ये इसने क्या बनाया है? लोहे में क्या लग गई? जंग लग गई। ये काहे का सूत्र है? जंग का है। काहे का सूत्र? जंग का सूत्र है, या जंग का फॉर्मूला। अब जब जैसे ही हमने क्या बताया था, कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो क्या होता है? वो संचारित हो जाता है। तो ये क्या है भैया? लोहा क्या है? धातु है। धातु क्या आया? ऑक्सीजन और जल के संपर्क में, इसके संपर्क में आने के बाद क्या हो गया? लोहा संचारित हो गया। और संचारित होने के बाद, संचारित जो लोहा हुआ ना, उसको ही क्या कहते हैं? हम जंग कहते हैं। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब क्या करते हैं? संचारण जो है ना, इसको रोकते भी होंगे ना, कोई एक जरिया होगा, कोई एक मतलब उपाय होगा इसको रोकने का। तो वो उपाय क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो डिस्कस करते हैं, इसे हटाते हैं यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे हम। हेडिंग डालते हैं संचारण को रोकने के उपाय। क्या करेंगे? संचारण को रोकने के उपाय। अब संचारण को रोका कैसे जा सकता है? भाई रोका भी जा सकता होगा ना। आप सबके घर पे मतलब लोहे की वस्तुएं होंगी, कुछ ना कुछ तो वस्तुएं होंगी। अब वो वस्तुएं इतने दिन से उसमें मतलब जंग क्यों नहीं लगी ना? कुछ तो किया होगा उन वस्तुओं में। हाँ, कुछ किया होगा। क्या किया होगा कि अगर वही जो लोहे की धातुएं हैं ना, उन्हीं धातुओं पर क्या कर दिया जाए? पहला पॉइंट, क्या कर दिया जाए? उन्हीं धातुओं पर पेंट कर दी जाए। क्या कर दी जाए? पेंट कर दी जाए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेंट पता नहीं, ऐसे लिखा जाता होगा। पेंट करके सबसे पहला पॉइंट, अगर वही लोहे की धातु पर क्या कर दिया जाए? पेंट कर दी जाए। तो पेंट करके भी क्या किया जा सकता है कि उस लोहे की धातु को संचारित होने से बचाया जा सकता है। और अगला पॉइंट क्या होगा? अगर वही लोहे की नहीं और कोई भी धातु है, अगर वही धातुओं पर क्या लगा दी जाए? ग्रीस लगा दी जाए। ग्रीस, तो ग्रीस लगाकर भी क्या किया जा सकता है? ग्रीस लगाकर भी क्या किया जा सकता है? संचारण से उस वस्तु को बचाया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? तीसरा उपाय क्या होगा? तीसरा उपाय होगा कि भैया उसी जो वो धातु है ना, धातु को संचारित होने से बचाने के लिए तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल लगाकर भी क्या कर सकते हैं? उस वस्तु को संचारित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था संचारण। क्या था? संचारण था। अब आगे की बात करते हैं, इसको नोट करो, इसको नोट करो, आगे बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं, ये नोट हुआ। आगे बात करते हैं हम संचारण हटा के। अगला टॉपिक हमारा आने वाला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता आप अपने दैनिक जीवन में
बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि कोई भी वस्तुएं जो होती हैं खाने योग्य वस्तुएं वो क्या हो जाती है, खराब होने लगती है थोड़े समय के बाद, होता है ऐसा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता, विकृत गंधिता होता क्या है? तो विकृत गंधिता कोई भी वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना, तो वो खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा लंबे समय तक रखने के बाद क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे उनके स्वाद में या फिर उनकी जो महक होती है ना उसमें परिवर्तन होने लगता है ना। तो ऐसे परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या होता है कि आपने चिप्स का पैकेट कभी खाया होगा ना, तो चिप्स के पैकेट में क्या होता है कि एक्सपायरी डेट होती है ना, एक्सपायरी डेट। तो जो चिप्स का पैकेट होता है ना वो उसमें एक्सपायरी डेट के बाद में उसको यूज नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है? होता क्यों है? क्योंकि जो भी कंपनियां होती हैं उनको पता होता है उसमें कितना % हमने नाइट्रोजन भरा हुआ है ना, तो उसी हिसाब से ही उसकी एक्सपायरी डेट फिक्स की जाती है। और जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन ही क्यों भरा जाता है उन पैकेटों में? तो बताते हैं, जो नाइट्रोजन होती है वो अक्रिय गैस होती है। कैसी? अक्रिय होती है। वो किसी से इतनी जल्दी क्रिया नहीं करती, और जब जल्दी से क्रिया नहीं करती है तो वस्तुओं को खराब होने नहीं देती है। और कोई भी वस्तु खराब कब होगी? जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी या फिर उस वस्तु का या उस खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दिया जाएगा। अब ऑक्सीकरण कौन करेगा? ऑक्सीजन ही करेगा ना। तो उन खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन में अगर ना लाए हम तो इतनी जल्दी वो सारी वस्तुएं खराब नहीं होंगी। तो देखते हैं हम विकृत गंधिता होता क्या है। क्या लिखेंगे? वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ, तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद अथवा गंध में परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन होने लगता है। इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? इस परिवर्तन को ही विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस परिवर्तन को ही विकृत गंधिता कहते हैं। अभी हमने बताया था आपको। तो विकृत गंधिता क्या होता है? कोई भी खाद्य पदार्थ या तेल युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ क्या होता है, लंबे समय तक रखने के बाद में क्या होता है, वो वस्तु धीरे धीरे खराब होने लगती है, फिर उस वस्तु में उसके स्वाद में परिवर्तन होने लगता है। आप देखते हो आपके घर पे खाना बनता है और सब्जी अगर ज्यादा दिनों तक रख दी जाए तो क्या होगी? वो खराब हो जाएगी। ज्यादा दिनों की बात ही नहीं है, 1-2 दिन में ही खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है। अच्छा, सब्जी जो होती है ना, हम देखते हैं ना कभी कभी रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं अपने घर पे, तो वो वस्तु या वो सब्जी या फिर वो खाद्य पदार्थ जल्दी से खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर होता है ना, ताप, वो क्या होता है? कम होता है। और अगर ताप कम है तो वस्तु जल्दी से खराब नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सब्जी को रेफ्रिजरेटर में 2-3 साल के लिए रख दो, तो वहां पे तो खराब हो जाएगी ना, 2-3 साल नहीं रख सकते उसको, है ना। तो अब देखो, अगर विकृत गंधिता है, विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता को भी हम क्या कर सकते हैं? उसको भी तो बचा सकते हैं कुछ, मतलब उसके भी तो उपाय होंगे ना बचाने के। तो देखो क्या उपाय है वो भी देख लेते हैं। हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, विकृत गंधिता के बचाव, विकृत गंधिता के, हाँ से लिखो, बचाव के उपाय देखो। तो विकृत गंधिता से बचाव के उपाय, यहाँ नहीं करो, यहाँ पे से कर लो, विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। तो विकृत गंधिता से कैसे बचाया जा सकता है? अभी हमने क्या बताया, कोई भी अगर
आलू युक्त या फिर चिप्स वगैरह के पैक जो भी खाद्य पदार्थ है ना, इनको अगर हम नाइट्रोजन युक्त थैलियों में रखें तो बचाया जा सकता है। तो लिख लो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे हम। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि आलू चिप्स, ऐसे लिखेंगे आलू चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त थैलियों में रखकर। अब अगर ऐसे कोई पदार्थ हैं जिनको हम नाइट्रोजन युक्त थैलियों में रख सकते हैं तो उसको क्या किया जा सकता है, विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट तो अब और भी जो खाद्य पदार्थ हैं, वसा युक्त पदार्थ हैं, तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए रख दें, या सॉरी ठंडा करने के लिए नहीं, मतलब उसको खराब होने से बचाने के लिए रखेंगे ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर। अब रेफ्रिजरेटर में रखकर कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि उसका जो तापमान होता है, जो उसका ताप होता है ना रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो होता है कम, और कम ताप के कारण जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो इतनी जल्दी से खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे लिख सकते हो अपना, आगे कोई बात नहीं, हमने बता दिया। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा जो खाद्य पदार्थ है ना, जो खाद्य पदार्थ है, अगर उन खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने दें। देखो क्या लिखेंगे, खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रखकर। अब समझो, अगर कोई भी खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वही खाद्य पदार्थ क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। अगर ऑक्सीकृत कोई भी पदार्थ हो गया तो समझ लो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा खराब। ऑक्सीजन के संपर्क में क्या होगा, वो वस्तु खराब होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी वस्तु को ऑक्सीकृत कर देता है। तो बस इतनी सी बात थी विकृत गंधिता की, तो इतना नोट करो। अभी कुछ और आगे बताते हैं आपको। चलो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर जी हम कोई भी मतलब जैसे तत्व होते हैं उन तत्वों से यौगिक नहीं बना पाते हैं, तो वो भी आज देख लेते हैं हम इसी वीडियो में, क्योंकि चैप्टर हो गया खत्म। अब बस इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो वन शॉट में हम क्वेश्चंस करवा देंगे आपको। एक वीडियो लेके आएंगे वन शॉट का, वहां पे क्वेश्चन सारे क्लियर करवा देंगे इस चैप्टर के। चलो देखते हैं। तो जब भी आपको यौगिक बनाना हो तो यौगिक बनाने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी या फिर बनाना सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि यौगिक आप बनाओगे, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं आपको, कोई भी अब जैसा यौगिक है, यहाँ पे मान लिया NaCl है, नमक, यौगिक है नमक NaCl, और ये यौगिक बना कैसे, या फिर दूसरा एक यौगिक लेते हैं सोडियम कैल्शियम का सल्फेट ले लो, या फिर सोडियम का सल्फेट ले लो Na2SO4। ये यौगिक कैसे बन गया, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो यहाँ पे भी सोडियम है, यहाँ पे भी सोडियम है, लेकिन यहाँ पे दो का है सोडियम है, यहाँ पे एक ही का है। तो इसको हम समझते हैं कैसा, क्यों ऐसा होता है कि इनकी जो संयोजकताएं हैं, हमने पहले भी बताया, जो संयोजकताएं हैं वही एक्सचेंज हो जाती हैं और यौगिक आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देख लो, इसको हटा के हम अब संयोजकताएं ही निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व होता है कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, और दूसरा तत्व हीलियम होता है, तीसरा लिथियम होता है, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ऐसे होते हैं 10 तत्व। और उसके बाद इधर देख लेते हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम।
ये तत्व है कुछ, देखो इनका परमाणु क्रमांक भी जैसे 1 नंबर पे है हाइड्रोजन, 2 पे है हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरान, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे क्लोरीन और 10 पे नियॉन, 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम और 20 पे कैल्शियम। ये क्या है, सब परमाणु क्रमांक और तत्व हैं। तत्व मतलब प्रतीक हैं। तत्व तो आपको बताए हमने, हाइड्रोजन हीलियम ये क्या है, तत्व, लेकिन ये प्रतीकों के माध्यम से इनको दिखाया गया। अब इन तत्वों की जो संयोजकताएं हैं वो आपको आनी चाहिए। जो तत्वों की संयोजकताएं हैं वो आपको आनी चाहिए। और संयोजकता होती क्या है, संयोजकता क्या होती है, एक परिभाषा के माध्यम से आपको बताते हैं तत्वों की संयोजकता। कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, दूसरे तत्व के साथ, वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो देखो एक हम कोई तत्व लेते हैं, इसमें से कोई भी तत्व ले लिया हमने, यहाँ पे मान लिया ऑक्सीजन ले लिया, या फिर इधर से ले लेते हैं कोई फास्फोरस तत्व ले लिया, चलो फास्फोरस ले लेते हैं। ये हमारा तत्व है फास्फोरस। अब कैसे पता करोगे कि इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैसे पता करोगे, तो देख लो ना भैया, फास्फोरस कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे। कितने नंबर पे है, 15 पे। तो 15 नंबर पे है, मतलब इसके पास टोटल जो कुल इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 15 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। अब 15 इलेक्ट्रॉन कैसे, किस हिसाब से रह सकते हैं, जो आपकी सारणी है ना वो आपको बना देंगे, या फिर अभी टाइम बचेगा तो बना देंगे, बता देंगे। अगर नहीं बचता है तो आप सीधा याद रख सकते हो, पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8 रह सकते हैं, तीसरे में भी 8 रह सकते हैं, चौथे में 18, पांचवें में 18 और छठे में 32। फिर ऐसे ही संख्या विपरीत उल्टी बढ़ती जाती है आगे। ठीक है, समझो इस बात को। ये कैसे रह सकता है, आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी चार्ट से हम बनाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 3p6, फिर 4s2 आ जाता है ना, फिर 3d10 आता है, बाद में आता है ना। तो समझो इसको क्या होता है, पहली नंबर 1, यहाँ पे केवल एक ही बार दिखाई दे रहा, और कहीं पे 1 है नहीं है ना। तो इस एक में, इसी एक में दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, नीचे लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब इसी एक में क्या है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, जो ऊपर 2 लिखा है ना, यही क्या है, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। तो देखो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, देखो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरे में देखो 2 कहां तक दिखाई दे रहे हैं, ये और ये पास वाले 2 ही दिखाई दे रहे हैं 2। तो अब ये 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे, कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो दूसरी कक्षक में कितने रह सकते हैं भैया, 8 रह सकते हैं। तीसरी में देखो, तीसरी में कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 ये दिखाई दे, 3 और 3, यही तक तो 3 है, उसके बाद 4 आ गया। तो तीसरी में कितने हैं, 2 और 6, कितने हो गए, 8। ऐसे ही चौथी में आगे बढ़ेंगे, पांचवी बढ़ेंगे, छठी में बढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या रह सकते हैं, कक्षक में रह सकते हैं। देखो यहाँ पे फास्फोरस है, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 15 थे, पहले से कितने थे, 15 थे। तो अब 15 इलेक्ट्रॉन देखो इसमें कहां तक पहुंचेंगे, पहली कक्षक इसकी बना दी हमने, और पहली कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, यहाँ पे बताया ना कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे दिखा दिए हमने, रह सकते हैं ना। दूसरी कक्षक बना दी, अब दूसरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, देखो कितने रह सकते हैं, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन दे दो भैया दूसरी कक्षक को, 3 4 5 6 7 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन दूसरी में, 8। कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, 10 हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए। अब देखो आगे बचे कितने इसके पास, 2 यहां से, 8 यहां से, 10 हो गए ना। है कितने, 15 है, कितने हैं, 15, 10 हो गए। अब तीसरी में बचे, जो बचे हैं ना, वो तीसरी कक्षक में जाएंगे भैया। देखो तीसरी में 10 हो गए थे, बचे कितने, 5। टोटल कितने हैं, 15 थे ना फास्फोरस के पास। तो अब यहाँ पे हो कितने गए हैं, 10, बचे कितने, 5। तो तीसरी कक्षक में कितने रह जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब इससे ज्यादा है नहीं, रह कितने सकते हैं, 8 हैं, कितने, 5, कितने हैं, 5 हैं, रह कितने सकते हैं, 8। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो कम है ना अभी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है,
कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व क्या चाहता है, तत्व यही चाहता है कि हमारी जो बाहरी कक्षक है ना, जो हमारा बाहरी घेरा है ना, वो पूरा हो जाए, वो मजबूत हो जाए। तो फास्फोरस भी यही चाहता है कि जो हमारा बाहरी घेरा है ना, वो मजबूत हो जाए। और मजबूत कब होगा? जब इसकी बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। कितने पूरे? 8 हैं। कितने? 3। अब ध्यान से समझो, हैं 5 होने चाहिए, 8 कितने कम है? 3। अब फास्फोरस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। कम कितने हैं? 3। कितने कम हैं? 3। इस बात को याद रखना, है कितने? 5। कम कितने हैं? 3। तो अब देखो ये क्या करेगा फास्फोरस, हमने संयोजकता क्या बताई, क्या होती है संयोजकता? कि जो तत्व है वो अपनी बाहरी कक्षा से, ये तत्व है ना, ये अपनी बाहरी कक्षा से जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या फिर उससे लेगा, वही क्या कहलाएगी? इस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। अब ध्यान से समझो, फास्फोरस की बाहरी कक्षा में थे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 थे, और कम कितने थे? 3। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना, तो क्या होगी? ऊर्जा ज्यादा खत्म होगी। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन लेने में ऊर्जा क्या होती है? कम खत्म होती है। 3 इलेक्ट्रॉन लेने में ऊर्जा क्या होती है? कम खत्म होती है। तो कौन सा वाला काम करेगा? 5 देने वाला काम करेगा फिर 3 लेने वाला? तो 3 लेने वाला करेगा ना काम। क्यों? क्योंकि कम ऊर्जा खत्म होगी ना 3 में। तो अब ध्यान से समझो, जो फास्फोरस है ना, फास्फोरस वो अब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि कम ऊर्जा खत्म होगी। किसकी अपेक्षा? 5 देने की अपेक्षा है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, तो ये 3 हो जाएगा। कितना लेगा? 3 लेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 3। हमने संयोजकता क्या बताई? कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, किसी को देता है या फिर किसी से लेता है। तो ये ले रहा है ना, ले रहा है। कितने ले रहा है? 3 ले रहा है। अब ध्यान से समझो, किसी से अगर हम कुछ लेते हैं तो क्या होता है? वो ऋण होता है ना। क्या होता है? वो ऋण होता है, मतलब माइनस होता है ना। और जब हम किसी को कुछ देते हैं तो मतलब हम धनी होते हैं। तो क्या करते हैं? धन देते ना, तो हम धनी होते हैं ना। अब यहां से क्या कर रहा है? फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ले रहा मतलब ऋण माइनस, और कितने? 3। तो अब फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो गई? 3। यहां तक बात समझ आई? एक और तत्व देख लेते हैं हम। फास्फोरस के अलावा एक और तत्व ले लेते हैं, कोई क्लोरीन ले ले। ठीक है, क्लोरीन ले लेते हैं हम। देखो यहाँ पे देख लो क्लोरीन को। क्लोरीन देखो कौन से नंबर पे? 17 नंबर पे। क्लोरीन कितने नंबर पे? 17 नंबर पे। अब क्लोरीन की पहली कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? भैया देखो यहाँ पे पहली कक्षक में 2 ही रह रहे थे, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 रह सकते हैं। 8 हो सकते हैं क्योंकि 17 नंबर पे है। दूसरी में भी कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रह सकते। कितने हो गए क्लोरीन के पास? 10 हो गए। कितने बचे? 7 और बचे, क्योंकि 17 नंबर पे है ना। अब तीसरी कक्षा में कितने होंगे? कि तीसरी में 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। संयोजकता क्या होती है? कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है वो उस तत्व की संयोजकता होती है। अब क्लोरीन की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 8 हैं। कितने? 7। कितने हैं? 7। अब ये क्लोरीन क्या करेगा? या तो किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब दे देगा तो ये वाली कक्षा हट जाएगी, तो बाहरी कक्षा ये बचेगी। हो सकता है ऐसा संभव? हाँ ठीक है, हो सकता है। बाहरी कक्षा में है कितने? 7। होने कितने चाहिए? 8। कितने होने चाहिए? 8। तीसरी कक्षा में होने कितने चाहिए? 8 हैं। कितने? 7। या तो ये किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे या फिर किसी से एक और ले ले। क्या करे? या तो फिर किसी से एक और ले ले इलेक्ट्रॉन। अब जब किसी से एक लेगा तब कम ऊर्जा खत्म होगी, और 7 देगा तो ज्यादा ऊर्जा खत्म होगी। तो अब लेने वाला काम करेगा। क्लोरीन भी क्या करेगा? यहाँ पे लेने वाला काम करेगा। कितने लेगा? 1 लेगा। अब लेने के लिए क्या हमने बोला? ऋण। लेने के लिए क्या होता है? ऋण होता है ना। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? -1। सब लोग अपने रफ कॉपी पे इसकी संयोजकताएं निकाल के देखेंगे, कर लेंगे। अच्छा, डायरेक्ट संयोजकताएं भी हम बता सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो अगर आप नहीं निकालोगे तो डायरेक्ट अगर याद करने वाले हो तो याद भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो हम लिख दे रहे हैं सबकी संयोजकताएं डायरेक्ट। देखो हाइड्रोजन का सब कुछ एक होता है। संयोजकता, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान, भार, है ना, जो भी होता है सब कुछ एक ही होता है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे एक ही होता है इसका, तो ये भी लिख दिया। हीलियम, हीलियम 2 नंबर पे होता है और पहली ही कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई भी तत्व होता है और उसकी पहली ही कक्षक या कोई कक्षक पहले से पूरी है तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और न किसी से लेगा। अगर किसी को देगा नहीं और लेगा नहीं तो उसकी संयोजकता होती है 0, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर रहा है। तो हीलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0।
लिथियम 3 है, पहली कक्षक में 2, दूसरी में 1 दे देगा किसी को आराम से, 1 देगा ना, तो प्लस इसकी +2, इसकी +3, इसकी ±4। कैसे +-4? कार्बन है, कार्बन की बाहरी कक्षा जो होगी दूसरी वाली होगी, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हैं कितने? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो किसी को दे भी सकता है 4 और ले भी सकता है, मतलब दोनों में समान ऊर्जा जाएगी ना, तो +-4 हो जाएगी। नाइट्रोजन की -3, ऑक्सीजन की -2 और फ्लोरीन की -1, नियॉन की 0। सोडियम की सेम ऐसे ही +1, इसकी +2, +3, +-4, -3, -2, -1, 0, +1 और इसकी +2। ठीक है, अगर आप संयोजकताएं निकाल सकते हो तो ऐसे आराम से निकाल लेना हर एक की, अगर नहीं निकाल सकते हो, याद कर सकते हो तो याद कर लेना। ठीक है, याद करने में ज्यादा आपको समय बेकार करना पड़ेगा, अब बेकार तो इसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सीख जाओगे ना, आप किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकोगे। एक बार सीख गए तो सबकी निकाल सकते हो। आगे समझो, अभी हमारा मेन टॉपिक क्या था? किसी तत्व से यौगिक बनाना। तो समझो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक तत्व बनाया PCl5। क्या बनाया? PCl3, सॉरी 5 नहीं बनाएंगे क्योंकि अपवाद है, ये तो तुम्हारे समझ में आएगा नहीं वैसे ही। PCl3, ये क्या बनाया हमने? एक यौगिक बनाया। ये यौगिक कैसे बना? क्योंकि देखो यहाँ पे फास्फोरस था, इसकी बाहरी इसकी संयोजकता कितनी थी? हमने यहाँ से निकाली। फास्फोरस की संयोजकता कितनी थी? -3। कितनी थी? -3 थी। अब क्लोरीन था, क्लोरीन की हमने संयोजकता निकाली थी, कितनी है? -1। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? -1 है। देखो यहाँ पे क्लोरीन की संयोजकता -1 है। अब क्या करेंगे? तत्व से यौगिक बनाने के लिए ये अपनी संयोजकताएं एक्सचेंज करेंगे। फास्फोरस के पास एक आ जाएगा क्लोरीन वाला, तो एक केवल अकेला रह जाएगा P, और क्लोरीन के पास फास्फोरस के 3 आ जाएंगे, तो मतलब PCl3। देखो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन गया, तो ऐसे ही किसी भी तत्व से हम यौगिक बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है वो भी समझ लो, यहाँ पे बताते हैं आपको कंडीशंस। अगर देखो कम से कम आप 2 तत्वों को जोड़ोगे यौगिक बनाने के लिए, जोड़ोगे ना, तो देखो कोई एक तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया, अब दोनों तत्व लिए ना हमने, तो इससे बना लिया जल। लेकिन ये संभव कैसे है? बताएं कैसे संभव है? देखो, अगर पहले वाले तत्व की संयोजकता प्लस की है और दूसरे वाले तत्व की संयोजकता माइनस की है, तब आराम से आप क्या कर सकते हो? यौगिक बना सकते हो। ठीक है, एक तत्व की संयोजकता प्लस की है और दूसरे तत्व की माइनस की है, तो आप यौगिक बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। अगर पहले वाले तत्व की संयोजकता माइनस है, दूसरे वाले की प्लस है, तो हाँ बना सकते हो। मतलब दोनों में से किसी एक की संयोजकता प्लस की हो और दूसरी माइनस की हो, तो आप उस तत्व से यौगिक बना सकते हो, संभव है। लेकिन संभव क्या है और क्या संभव है? किसी तत्व की संयोजकता माइनस है और दूसरे वाले तत्व की संयोजकता भी माइनस है, तो उससे आप यौगिक बिल्कुल बना सकते हो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी संयोजकता माइनस की, इसकी संयोजकता माइनस की, तो यौगिक हमने बना लिया, बन गया। तो इस अवस्था में भी क्या होगा? जिन तत्वों की संयोजकता माइनस की, उनसे भी यौगिक बनाया जा सकता है। अब क्या होगा? अब यहां से नहीं बना सकते। वो कैसे नहीं बना सकते? जिन तत्वों की संयोजकता प्लस और प्लस की है, पहले की प्लस दूसरे की प्लस, तो इनसे आप यौगिक नहीं बना सकते। जिन तत्वों की संयोजकता 0 के साथ आती हो, अब 0 के साथ माइनस किया है तब भी नहीं बनेगा, और 0 के साथ प्लस किया है तब भी नहीं बनेगा। तो केवल 3 स्थितियों में ये जो बात है वो मतलब ये भी 3 स्थितियों में ही संभव है। कौन कौन सी स्थितियां? ये जिनकी संयोजकता पहले की प्लस माइनस है तो बना सकते हो, माइनस प्लस है बना सकते हो, माइनस माइनस है तब आप तत्वों से यौगिक बना सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, समझ लेना। ठीक है, और आज की क्लास में बस हम इतने रखेंगे।